हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी जिसकी अधियाचना जारी हो चुकी है 2022 के लिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 51 आएगा उसके लिए टोटल 917 वैकेंसीज आने वाली है। ये कंफर्म है। वैकेंसीज कभी भी आ सकती है, उनका एडवर्टाइजमेंट अभी प्रोसेस में है। 1 महीना 1.5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप पहले से प्रिपरेशन रखिए, अदरवाइज बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको। 3 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये चौथा टेस्ट है जो डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। टेस्ट भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख रहे हैं काफ़ी लोग, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं वो तो आपको देखना है। तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। और आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। लेट्स बिगिन। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हाल ही में किया गया है? देखिए, ये है ग्रीनफील्ड अनाज आधारित। ग्रीनफील्ड अनाज आधारित है और ये इथेनॉल संयंत्र। देखिए, इसकी चर्चा करते हैं थोड़ा हम डिटेल में कि इथेनॉल का क्या लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट ये कर क्यों रही है। गवर्नमेंट पेट्रोल में इथेनॉल मिला के यूज करेगी। गवर्नमेंट ने अब तक 9% का जो टारगेट है वो तो हासिल कर लिया है। 9% अभी पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण ये हो रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका टारगेट है 2025 तक, ये टारगेट है 20% इथेनॉल का। उससे क्या होगा, 2025 तक 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करके और फिर मार्केट में लाया जाएगा। उससे क्या होगा कि एक तो पेट्रोल की रेट कम हो जाएगी, दूसरा क्या होगा कि जो एनर्जी डिमांड है वो भी इस एथेनॉल से, उस पर भी फर्क पड़ेगा। कच्चे तेल का जो इंपोर्ट करते हैं वो कम हो जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी, और जब यहीं पे हो रहा है ये इंडिया में, तो मेक इन इंडिया है उसको बढ़ावा मिलेगा। इससे अब देखिए, जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ये ग्रीनफील्ड अनाज पे बेस्ड है। अब ग्रीनफील्ड अनाज क्या है, उस पे बेस्ड क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। ये जो बनाया है अभी, ये पहला है भारत का। इसमें डेली क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 150 टन में मक्का और लगभग 150 ही टन इसमें राइस, चावल, मक्का और चावल 150 टन लगभग इसमें यूज किया जाएगा। और 65,000 लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे डेली बेसिस पे। ये 15-20 एकड़ में बनाया है, ये काफ़ी बड़ा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जब डेली इतनी मक्का और चावल का यूज होगा तो फार्मर्स को भी इसका फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान रखने हैं, 9% अचीव कर लिया इथेनॉल का। 2025 तक 20% टारगेट है गवर्नमेंट का। 150, अगर आप स्टेट पीएससी वगैरह की भी कर रहे हैं तो पूछ लिया जाता है। बाकी तो आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन सी कंपनी ने इसकी स्थापना की है। इस प्लांट की स्थापना की है ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने इसकी स्थापना की है इस प्लांट की। ये किस पे आधारित है, ये ZLD पे आधारित है। किस पे आधारित है, ZLD। ZLD क्या है, ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो ये पहला बना है भारत में, ये बिहार में बनाया गया है। बिहार में अभी रिसेंटली बनाया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दी गई घटनाओं आंदोलनों को सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है कि कौन सा पहले फिर उसके बाद कौन सा, इस तरीके से क्या सही क्रम रहेगा इनका। सबसे पहले जो बात करते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब आया है, 1990 में। देखिए, आप इसको नोट करके याद कर लीजिएगा,
अदरवाइज तो क्या है कि टेस्ट के नीचे भी कोशिश करते हैं पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करवाने की, अदरवाइज जैसे फोर्थ टेस्ट है तो तीसरे टेस्ट का आपको इसके नीचे मिल जाएगा। इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं रेगुलर प्रोवाइड करवाने की आपको पीडीएफ वगैरह भी। रोलेक्ट एक्ट 1919 जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ है? ये 1930 12 मार्च 1930। साइमन कमीशन का बाइकॉट, साइमन कमीशन का जो बहिष्कार है, ये कब हुआ? ये 1928 में हुआ था। भारत में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का एक्चुअली ब्रिटिश सरकार ने गठन किया था 1927 में, लेकिन ये कमीशन भारत आया था 1928 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 8 अगस्त 1942 को। अब आप खुद अरेंज कर सकते हैं, इसमें क्या रहेगा सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? सबसे पहले फर्स्ट, देन थर्ड, देन उसके बाद में सेकंड और फोर्थ। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से आपके एग्जाम में एक, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये सेकंड वन आएगा। किन दो देशों के बीच विशेष और अस्थायी मित्रता के प्रतीक के तौर पर एक ट्यूलिप नस्ल को मैत्री नाम दिया गया है? पहले तो ये किन दो देशों के बीच में है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब देखिए ट्यूलिप क्या है? ट्यूलिप है जो ये एक फ्लावर है, फ्लावर की नस्ल है, फूल की नस्ल है, फ्लावर की, फूल की। अभी रिसेंटली जो राष्ट्रपति हैं वो गए थे नीदरलैंड के दौरे पे, अपने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ये नीदरलैंड के दौरे पे गए थे। वहाँ इन्होंने एक ट्यूलिप नस्ल को मैत्री नाम दिया है, मित्रता के एज ए सिंबलाइज। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा भारत और नीदरलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ट्यूलिप नस्ल मैत्री। ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? एक क्वेश्चन आप अगर सेल्फ भी पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें जो भी किसी भी यहाँ से जाके बाहर कोई कमेटी बनाई है या कोई इंडियंस को इकट्ठा करना, उनको गेट टुगेदर या फिर मूवमेंट शुरू किया है, उस कमेटी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कभी कभी। ये जो भारतीय स्वतंत्रता समिति है इसको बर्लिन समिति भी कहा जाता है, बर्लिन कमेटी बोलते हैं इसको, और इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। इसके जो मेन मेंबर्स थे वो थे धीरेन्द्र सरकार, डॉक्टर धीरेन्द्र सरकार थे, JN दासगुप्ता थे, पिल्लई थे, पद्मनाभ पिल्लई, ये इसके मेंबर थे। लेकिन इसकी स्थापना 1914 में हुई थी जर्मनी में, बर्लिन जर्मनी में, इसलिए इसको बर्लिन कमेटी भी कहा जाता है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? अभी जो विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है 2022 का, ये हुआ था, देखिए न्यूजीलैंड में हुआ था। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, ये न्यूजीलैंड में हुआ था। इसमें ये टूर्नामेंट जीता किसने है? जो विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2022, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है वो मिला है एलिसा हीली। ये बहुत अच्छी प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी विकेट कीपर भी है, तो ये विकेट कीपर बैट्समैन है। इन्होंने, इन्हीं की वजह से फाइनल जीता था। पूरी टीम का स्कोर एक तरफ था ये, और अकेले इन्होंने लगभग अराउंड शायद 170 रन के अराउंड स्कोर किया था। और इन्होंने स्टंप भी काफ़ी किए, विकेट वगैरह भी लिए स्टंप के पीछे, इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। एलिसा हीली, ये ऑस्ट्रेलियन है। महेश्वर केंद्रीय भारत की महारानी किस वंश से संबंधित थी? देखिए पहले महेश्वर केंद्रीय भारत के लिए यूज होता था,
इसकी महारानी किस वंश से संबंधित थी? पहले तो ये आपको ये देखना होगा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्यों यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है क्वेश्चन। इसलिए करवाया जा रहा है अभी रिसेंटली पिछले कुछ टाइम से ये काफ़ी चर्चा में चल रहा है कि यहाँ पे पहले टेम्पल्स था, मॉस्क बना दिया, इस तरीके की चर्चा में काफ़ी चल रहे हैं। चाहे वो ताजमहल को लेके कोई कोर्ट पहुँच गया, या फिर अभी रिसेंटली जो ये ज्ञानवापी का इशू चल रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। अब इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कनेक्शन है? देखिए, पहले जब 1767 से और 1795 तक ये महारानी रही है, महारानी अहिल्याबाई होलकर। महारानी अहिल्याबाई होलकर, तो इन्होंने भी काफ़ी मंदिर, कुएं, बावड़ियाँ या धर्मशालाएं इस तरीके की काफ़ी गरीबों के लिए या फिर मंदिर वगैरह काफ़ी इन्होंने बनवाए थे। किसी मंदिर को तोड़ भी दिया तो उस मंदिर को वापस से इन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन करवाया। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। इनका नाम अभी चर्चा में भी आप न्यूज़पेपर या सुनते होंगे, अहिल्याबाई होलकर। महारानी अहिल्याबाई होलकर ये होलकर वंश से थी। ये ध्यान में रखना, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये अभी रुकेगा नहीं, ये चलेगा काफ़ी लंबे टाइम तक जो ये शुरू हो चुका है। तो ये इस तरीके की आपको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा पॉलिटिकल ध्यान में रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होता है, ऐसा किस आर्टिकल में है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? देखिए, आर्टिकल 75 में है काफ़ी चीज़ें, लेकिन ये जो स्पेशली कहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 75 थर्ड में कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश की जो एग्जाम्स हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन है। माधव गॉडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? ये एक कमेटी बनाई गई थी माधव गॉडगिल 2011 में। 2011 में माधव गॉडगिल पैनल बनाया गया था कि आप देखिए जो भी बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, इसमें कौन कौन से एरियाज हैं, वो एक इम्पोर्टेंस है उनकी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए इन्होंने सुझाव दिया था वेस्टर्न घाट के लिए। आपसे अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि वेस्टर्न घाट के लिए ये महत्वपूर्ण है एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, ये किस पैनल ने सुझाव दिया था? माधव गॉडगिल पैनल ने। माधव गॉडगिल पैनल किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट से। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है? एक नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल, इस तरीके का एक 101% क्वेश्चन आपके आया है पहले भी, अभी भी आएगा। इनको रट लीजिए आप कि कौन सा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, किस फील्ड से है, कब हुआ, कहाँ हुआ और इंडिया का उसमें क्या रोल है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप 2-3 लाइन का उसके बारे में पढ़ लीजिए। अब इसकी बात करते हैं ABS, एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग। ये किस प्रोटोकॉल में कहा गया था? ये पार्ट है नगोया प्रोटोकॉल का। नगोया प्रोटोकॉल में कहा गया है कि जो एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग है उसके बारे में बात हुई है। ये कब हुआ था नगोया प्रोटोकॉल? ये हुआ है 2010 में, अक्टूबर 2010 में हुआ था ये। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना निम्नानुसार थी। नेहरू रिपोर्ट आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस रहा है। नेहरू रिपोर्ट 1929 नेहरू रिपोर्ट है 28-29 की। ये जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट थी। इसके अनुसार भारत की संसद के अनुसार संसद की संरचना कैसी होगी? नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा
कि उसमें क्राउन होगा, सीनेट होगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे ब्रिटिशर्स चला रहे हैं अभी महारानी, क्राउन मीन्स ये महारानी होगी। तो इस तरीके का सुझाव था नेहरू रिपोर्ट में। ये भी अभी इसका जिक्र किया जा रहा है और ये आगे भी आपका एग्जाम होगा। जब तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो लगभग उसका काम हो चुका है और हो सकता है कि अगला सेशन जो पार्लियामेंट का है उसमें हो या उससे अगला सेशन हो। तो ये अगले 6 to 8 मंथ्स तक इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस रहेगी। बाद में इलेक्शन आ जाएंगे जब तो खैर डेली रहेगी, लेकिन इसकी रहेगी कि पंडित नेहरू ने क्या बनाना चाह रहे थे, क्या उनका रिपोर्ट था। अब उसको सब अपने अपने हिसाब से जरूर समझने की कोशिश करेंगे। कोई क्या समझेगा। किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक आयोजन किया जाता है। देखिए ये जो दस्तलिक है, एक्सरसाइज दस्तलिक बोलते हैं इसको, ये आयोजित किया जाता है दोनों देशों की, भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच। एक्सरसाइज दस्तलिक। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो नॉर्थ ईस्टर्न सांस्कृतिक केंद्र है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भारत में टोटल कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? जो टोटल सांस्कृतिक केंद्र हैं वो 7 हैं और उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं? देखिए जो नॉर्थ सेंट्रल है, उत्तर मध्य बोले, उसका है इलाहाबाद में। जो नदन है, नदन का कहाँ पे है? पटियाला में। जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न सांस्कृतिक केंद्र, तो उसका उदयपुर में है। ये आप जरूर पढ़िएगा इनके बारे में। जो नॉर्थ ईस्ट है उसका है दीमापुर, दीमापुर में है इसका। जो ईस्टर्न है उसका कलकत्ता में है, जो सदर्न है उसका थंजावुर में है और जो सदर्न सेंट्रल है उसका नागपुर में है। ये आप नोट कीजिए या आप याद कीजिए कहीं से, ये इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर आएगा दीमापुर, उत्तर पूर्व का सांस्कृतिक क्षेत्र। ये किस देश ने अभी मार्च 2022 में नूर 2 नामक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ईरान ने। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईरान ने जो पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया था उसका नाम था नूर। तो ये नूर है, ये पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया था और उसी का ये सेकंड स्टेज नूर 2 अभी लॉन्च किया है इन्होंने मार्च में। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इसकी चर्चा हो रही है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। इनकरेक्ट कौन सा है वो इसमें से चूज करना है। भारतीय पाश्चर संस्थान ये कुन्नूर में है, ये सही है। जो नेशनल टीबी ट्रेनिंग सेंटर है ये बेंगलुरु में है। जो कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और ये रिसर्च सेंटर है ये चेंगलपट्टू में है। कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी है ये वर्धा में है, अहमदाबाद में नहीं है। कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी ये महाराष्ट्र में है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? अभी तो जो सेंसस डेटा है वो 2011 के ही है, कोविड की वजह से डिले हो गया। अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर ने जरूर कहा था कि हम एक्यूरेट करवाएंगे, ऑनलाइन करवाएंगे। देखते हैं वो कब शुरू होता है। जब तक पुराने डेटा ये ऑथेंटिक रहेंगे। जो एरिया है, एरिया वाइज और पॉपुलेशन के वाइज जो भारत के जो सबसे छोटे राज्य हैं, गोवा एरिया वाइज सबसे छोटा है और जो पॉपुलेशन वाइज है वो सिक्किम है। गोवा का एरिया है इतना स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि सिक्किम की जो पॉपुलेशन है 6,10,000
577 या अप्रोक्सीमेट 6 लाख के अराउंड है। आप जब पढ़ते हैं इनको तो विमेंस, ट्राइब्स और जो बच्चे हैं 6 साल तक के, उनमें किस राज्य की पोजीशन अच्छी है और किसकी पोजीशन खराब है वो जरूर पढ़िए, क्वेश्चन आता है। सिंगापुर के टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। देखिए एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है, जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो किसी को ग्रे लिस्ट में डालता है, ब्लैक लिस्ट करता है, वो है ये। उसके अध्यक्ष बनाया किसको? टी राजा कुमार को। कहाँ के हैं ये? सिंगापुर के हैं। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? FATF का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में FATF का मुख्यालय है। संकोश रिवर, संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? एक क्वेश्चन रिवर का पूछ लिया जाता है, और ज़्यादातर वैसे फेवरेट एरिया है वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये 7 स्टेट्स, इन्हीं में से पूछ लिया जाता है, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो। संकोश रिवर, अब जो संकोश रिवर है ये कहाँ से निकलती है? ये भूटान से निकलती है, नॉर्थ भूटान से, उत्तरी भूटान से निकलती है, और आसाम में ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। भूटान से निकल कर जो आसाम है उसमें ब्रह्मपुत्र अभी रिवर में मिल जाती है, और ये अरुणाचल और आसाम और अरुणाचल, इनके बीच का बॉर्डर माना जाता है ये। भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निदेशालय कहाँ है? पूछा जाता है कई बार रिसर्च सेंटर्स के बारे में। जो कृषि मंत्रालय है उसका विपणन और निरीक्षण, इसका मुख्य निदेशालय कहाँ पे है? ये जो मुख्य निदेशालय है ये फरीदाबाद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। आज़ादी के बाद निम्नलिखित में किसने भारत की पहली औद्योगिक नीति विकसित की थी? आज़ाद देश में 1947 की बात करें, 1947 के बाद पहली बार इंडिया में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो किसने डेवलप की थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन लेके आए थे सबसे पहले, ये पूछा गया है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आज़ाद जब देश हुआ उस टाइम उस टाइम के तत्कालीन औद्योगिक मंत्री थे वो लेके आए थे। और उस टाइम पे औद्योगिक मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये उद्योग मंत्री थे, औद्योगिक मंत्री, ये लेके आए थे पहली औद्योगिक नीति। 20 का करेक्ट आंसर होगा। हाल ही खबरों में रही समृद्ध योजना का संबंध किससे है? समृद्ध योजना, मैं पहले भी एक क्वेश्चन इस तरीके का, ये तो नहीं सेम, लेकिन इसी तरीके का एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आने वाले भी रेगुलर टेस्ट में करवाया जाएगा। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यूनिकॉर्न, स्टार्टअप, इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। कौन सा स्टार्टअप, कितने स्टार्टअप हैं, कौन सा मंत्रालय इनको देखता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। पिछले 1 महीने में 6 या 7 बार प्राइम मिनिस्टर इसका जिक्र कर चुके हैं। और जो लास्ट अभी संडे को ये जो मन की बात है उसमें भी इन्होंने जिक्र किया था, जो अपन पहले टेस्ट में हम कर चुके हैं। मैंने बताया था आपको पहले टेस्ट में 8-10 दिन पहले जब करवाया था आपको कि 100 यूनिकॉर्न हो चुके हैं इंडिया में और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें से लगभग 40 से ज़्यादा तो अभी पिछले 5 महीनों में ही हुए हैं। जो उसके लिए है ये समृद्धि योजना, स्टार्टअप्स के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली देखिएगा। और भारत तीसरे नंबर पे आ चुका है स्टार्टअप्स में। यूएस और शायद चाइना है इसके बाद तीसरे नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट लेके आता है?
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन लेके आता है, कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। जो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो अंकटाड, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1964-65 में इसकी स्थापना हुई थी। ये यूएन की बॉडी है, एक यूएन की एजेंसी है जो वर्ल्ड ट्रेड वगैरह देखती है। निम्न में से किसने यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट, यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट लॉन्च किया? यह अभी रिसेंटली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है। ये क्या है? एक्चुअली एक यूपीआई लाइट ऐप है, ये ऑन डिवाइस वॉलेट के रूप में काम करेगा। इसमें एक्चुअली यानी क्या होगा, यूजर इस ऐप से ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकता है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बिना इंटरनेट के भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके लिए ये यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट है। हालांकि इसमें ट्रांजैक्शन है, जो लिमिट आपको कम ही मिलेगी, अराउंड शायद हो सकता है 200-500 रुपीज़ के अराउंड मिले, लेकिन मिलेगा इसमें। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसके अभी रिसेंटली जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बनाए हैं महाराष्ट्र कैडर के हैं, ये आईएएस अधिकारी हैं, मिस्टर अजय भूषण पांडे। इनको बनाया है एनएफआरए का अध्यक्ष। ये फाइनेंस सेक्रेटरी से रिटायर हुए थे अभी फरवरी में, उसके बाद इनको इसका अध्यक्ष बना दिया है। द क्लाइमेट ऑफ हिस्ट्री इन ए प्लेनेटरी इज, द क्लाइमेट ऑफ हिस्ट्री इन ए प्लेनेटरी एज, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये जो बुक लिखी है चर्चा में है, थोड़े टाइम से चर्चा में चल रही थी, ये दीपेश चक्रवर्ती ने लिखी है ये बुक। आप इसको ध्यान में रखिएगा। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? देखिए, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो किस गवर्नमेंट ने पहली बार किसान बजट जो अलग से पेश किया है, अपने बजट में ही एक किसान बजट अलग से पेश किया है, और दूसरा किस राज्य सरकार ने बाल बजट जो एनुअल बजट आता है उसमें बाल बजट पेश किया है? बाल बजट पूछा जाता है तो क्वेश्चन का आंसर आएगा मध्य प्रदेश, एमपी गवर्नमेंट ने बाल बजट पेश किया है। और किसान बजट की बात होए तो किसान बजट पेश किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और भी कोई क्वेरी है ज़रूर पूछिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।